नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे एग्जाम में हमेशा, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। भारतीय कृषि के बारे में जानते हैं कुछ ना कुछ कि आखिर रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनके बारे में चर्चा होंगी दोस्तों। आइए दोस्तों, ये आपके दोस्तों वीडियो का महाबचत ऑफर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। वीडियो का बैच जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो का बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कृषि के बारे में बात की जाए, एग्रीकल्चर, कृषि। तो दोस्तों, कृषि की उत्पत्ति कैसे हुई? कृषि को अगर हम परिभाषित करें शब्दों में, तो हम बस कुछ बातें बता सकते हैं दोस्तों कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, किससे? लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। दोस्तों, पहला आपका एक प्रश्न बनता है कि एग्रीकल्चर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और जो उसका पहला शब्द है वो है एग्री। क्या है दोस्तों? एग्री, अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है? मृदा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मृदा दोस्तों। और सोयल यानी कि सोयल, तथा कल्चर का अर्थ होता है कृषि। कल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि, अर्थात मृदा की कृषि ही क्या कहलाती है दोस्तों? एग्रीकल्चर कहलाती है, यानी कि कृषि कहलाती है। यानी कि मृदा की जो हम खेती करते हैं, मृदा में जो खेती कराते हैं, वही क्या कहलाती है? आपकी कृषि कहलाती है दोस्तों। इसी से आपके एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं भारत की प्रमुख फसलों की। हमारे इस मृदा में भारत की जो फसलें उगाई जाती हैं, तीन प्रमुख फसलें हैं दोस्तों। पहली है आपकी रबी की फसल, जो कि शीतकालीन ऋतु में उगाई जाती है दोस्तों। दूसरी है आपकी खरीफ की फसल, और तीसरी है आपकी जायद की फसल। ये तीन फसलें हैं दोस्तों जो कि हमारे भारत की प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जो कि रबी की फसल शीतकालीन ऋतु में होती है, और जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों वो ग्रीष्मकालीन ऋतु में उगाई जाती हैं। और जायद की फसल जो होती है वो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में उगाई जाती हैं दोस्तों। तो ये तीनों फसलों का दोस्तों एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है। एक निश्चित समय पे ये लोग, इनकी बुआई कटाई हो जाती है दोस्तों। बुआई होती है, एक निश्चित समय पे इसकी कटाई होती है। और इन फसलों से दोस्तों जैसे क्वेश्चन बनता है कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां आती हैं या कौन कौन सा अन्न आता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा। कि आपसे पूछ लेगा, बताइए खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से अन्न आते हैं। आपसे पूछ लेगा जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं। तो ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कब रबी की फसल बोई जाती है, कब रबी की फसल काटी जाती है, कब खरीफ की फसल बोई जाती है, कब खरीफ की फसल काटी जाती है, कब जायद की फसल बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे आपसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आप जान गए ये तीन प्रमुख फसलें होती हैं भारत की। नेक्स्ट, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रबी की फसल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रबी की फसल के बारे में बात करेंगे। तो ये शीतकालीन फसल है दोस्तों, ठंडी में ये आपकी बोई जाती है। यानी कब महीने में दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई जो होती है दोस्तों, जो बोई जाती है, ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। और इसकी कटाई हो जाती है मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में दोस्तों ये काट दी जाती है। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 महीने दोस्तों, 4 महीने बाद, 4 मंथ बाद, 4 मंथ बाद आपकी ये क्या कर दिया, काट ली जाती है दोस्तों। मार्च अप्रैल 4 महीने में आपकी फसल ये तैयार हो जाती है। 5वें महीने में यानी मार्च में इसको काट लिया जाता है। तो दोस्तों, रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन से अनाज प्रमुख फसलें आती हैं, बात ये होती है। तो दोस्तों, रबी की फसल में सबसे प्रमुख फसल आती है गेहूं। दोस्तों, हम जानते हैं कि गेहूं के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे है। गेहूं के उत्पादन में क्या है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हमारा क्या है? प्रथम स्थान पे है दोस्तों। और चावल के स्थान पे क्या है? चावल के उत्पादन में दोस्तों, अभी चावल की बात नहीं है, चावल आगे आएगा, देखते हैं उससे। तो गेहूं के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पे हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है कि बताइए प्रथम स्थान उत्पादन में, गेहूं के प्रथम स्थान उत्पादन में कौन सा देश है? तो याद रखिएगा हमारा यूपी है दोस्तों। कौन सा राज्य है? हमारा यूपी। और दोस्तों बात करें जौ, उसके बाद दोस्तों रबी की फसल के अंतर्गत आपका जौ आता है, फिर चना आता है, फिर मटर आता है, फिर सरसों आता है, फिर राई तथा आलू आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों
कि रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई तथा आलू ये दोस्तों आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखिएगा, एक बार दो बार चीज़ों को लिखेंगे दोस्तों। जैसे आपने एक बार लिखा, हाँ दिमाग में बैठाइए कि अरे यार रबी की फसल के अंदर अच्छा गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई तथा आलू। जैसे दोस्तों एक बार गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, आलू, दो बार तीन बार जैसे चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। एक बार अगर आपने लिख लिया तब याद हो जाएगा। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, आलू। ऐसे दोस्तों दो बार तीन बार आपने बोला, अच्छा ये गेहूं तो भाई रबी की फसल है, ये जौ तो रबी की फसल है, चना तो रबी की फसल है, और मटर तो रबी की फसल है, राई तथा आलू ये किसकी है, रबी की फसल। ऐसे एक दो बार आपने अपने दोस्तों प्रयोग, दोस्तों कहा जाता है ना कि अपने घर से संबंधित, अरे आप जानते हैं भाई साहब जो गेहूं है ना वो रबी की फसल मानी जाती है। आपको मालूम है जो चना हम लोग खाते हैं, रोज सुबह चना हम लोग खाते हैं ना, अंकुरित चना, ये किसकी फसल है, रबी की फसल। कब बुआई होती है इसकी जानते हैं, शीतकालीन में होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। काट कब जाती है, काट कब ली जाती है, 4 महीने बाद, यानी मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो दोस्तों ऐसे अपने जीवन से संबंधित जोड़ के अगर आप किसी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी जो कि आप कभी नहीं भूलें। दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देता है। आपसे पूछेगा कि बताइए चना और मटर किस की फसल है, रबी की फसल, जायद की फसल, या इनमें से कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों चना और मटर किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। या रबी की फसल के अंतर्गत क्या आता है, चना आएगा, और भी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, अरहर आएगा, या चावल पूछ लिया, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों चाहे कान इधर से पकड़े, चाहे इधर से पकड़े, चाहे जैसे प्रश्न पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं खरीफ की फसल की। अब दोस्तों खरीफ की फसल दूसरी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल दोस्तों ये क्या है, ग्रीष्मकालीन फसल है। गर्मी में दोस्तों ये बोई जाती है, यानी गर्मी में आपके जून जुलाई में दोस्तों, कब, जून जुलाई, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी 2 महीने बाद ये आपकी फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है दोस्तों। तो प्रमुख फसलें हैं, 2 महीने में तैयार होती है आपकी खरीफ फसल। ग्रीष्मकालीन फसल है दोस्तों, ये गर्मी वाली है। तो सबसे पहले इसमें होता है चावल। और आपसे एक प्रश्न बनता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल दोस्तों मैंने क्लास में बताया था, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बताएं, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है तथा द्वितीय स्थान में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य, जल्दी से बताएं दोस्तों। और सोयाबीन में दोस्तों कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे। दोस्तों सोयाबीन में बता दूं आपको, जल्दी से कमेंट करें सारे बच्चे। सोयाबीन में बता दूं आपका मध्य प्रदेश दोस्तों, कौन, मध्य प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके चावल में प्रथम स्थान पे है। पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे माना जाता है, पश्चिम बंगाल दोस्तों। और दोस्तों द्वितीय स्थान पे आपका क्या है, यूपी है। द्वितीय स्थान पे कौन है, आपका यूपी है दोस्तों। कौन है, उत्तर प्रदेश है। द्वितीय स्थान पे अगर पूछा जाए चावल के उत्पादन में तो आपका उत्तर प्रदेश है। प्रथम स्थान में पश्चिम बंगाल। पर गेहूं जो है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और सोयाबीन में दोस्तों कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये बुआई और अवधि दोस्तों इसकी कब पाई, जून जुलाई में ये बोया जाता है। काट कब लिया जाता है, ये अक्टूबर से नवंबर में दोस्तों काट लिया जाता है। खरीफ की फसल के अंतर्गत आपका क्या आता है, चावल, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास। दोस्तों कपास कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कपास किस खेती के अंतर्गत आती है। तो कपास दोस्तों आपकी खरीफ के फसल के अंतर्गत आती है, ग्रीष्मकालीन फसल ये भी है। और सोयाबीन पूछा गया है, रागी, ये क्या है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन है, यानी कि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी दोस्तों किताबें हैं स्टडी 91 में जो कि आ चुकी हैं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करें दोस्तों जायद की फसल की। जायद की फसल की अगर बात की जाए दोस्तों
तो जायद की फसल की बात की जाए दोस्तों, तो जायद की फसल जो है वो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में होती है। जैसे कि ये हो गई मार्च अप्रैल में। कब इसकी बुआई होती है दोस्तों? मार्च अप्रैल में ये बोई जाती है। अप्रैल मई सिर्फ 1 महीने में ये फसलें तैयार हो जाती हैं। जून जुलाई में क्या कर दी जाती हैं? काट ली जाती है। देखिए दोस्तों, 4 महीने में, फिर 2 महीने, फिर 1 महीने, यानी कि ये आपकी जैसे तरबूज दोस्तों, तरबूज ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में दोस्तों अच्छा, आपका अगर अच्छी तरह से आपने उस तरबूज के पेड़ों का ध्यान रखा है, अच्छे प्रकार से उसका दोस्तों आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो 1 महीने में तरबूज तैयार हो जाते हैं। खरबूजा हो गया दोस्तों, ककड़ी हो गया, खीरा और भिंडी, ये सारी चीज़ें दोस्तों जिसमें कि ज़्यादा पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों आपके तरबूज में, खरबूज में, ककड़ी में, खीरे में और भिंडी में इस सब में दोस्तों पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, जो भी आपको लगे कि हाँ जो जिसमें पानी की मात्रा है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब किसके हैं? जायद की हैं। एक याद रख लीजिएगा, भिंडी इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। भिंडी इसमें दोस्तों क्या है? ये भी जायद की फसल है, ये याद रखिएगा। आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है आपके जायद की फसल में, याद रखिएगा। मार्च अप्रैल में बुआई होती है और जून जुलाई में क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। जून से जुलाई में इसको काट लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फसल की कृषि होती है किसकी? धान यानी कि चावल। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत है उस पर सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रों पे लोग जो खेती, हमारे किसान भाई खेती करते हैं, तो वो किसकी खेती करते हैं? चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। क्योंकि हमारे देश की जो मिट्टी है दोस्तों, वो चावल की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है और बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। तो इसलिए दोस्तों इसमें सर्वाधिक खेती होती है हमारी किसकी? धान और चावल की। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी, जायद तीनों फसलों ऋतुओं में की जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा यानी कि अन्य है दोस्तों कि जिसकी खेती तीनों ऋतु में की जा सकती है? तो मक्का ऐसा है दोस्तों। मक्का आपने देखा होगा दोस्तों, मक्के की खेती हम तीनों ऋतु में कर सकते हैं, रबी में भी कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं और जायद में भी कर सकते हैं। तो मक्का की ऐसी होती है दोस्तों, तीनों ऋतुओं में की जा सकती है। इसलिए ये प्रश्न बन सकता है इंपॉर्टेंट, इसको मैंने इसीलिए दोस्तों आपको मैं लाया हूँ। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो चावल में मैंने आपको बताया दोस्तों कौन है आपका? उत्तर प्रदेश प्रथम है। उत्तर प्रदेश चावल में की खेती में दोस्तों, चावल में पश्चिम बंगाल है प्रथम, पर उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती अधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हरित क्रांति की शुरुआत। दोस्तों गेहूं और चावल का जो अधिक उपजाऊ होना किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही वरदान के रूप में कार्य किया, जिसका कि पूरा श्रेय जाता है हरित क्रांति को। दोस्तों हरित क्रांति में क्या हुआ था, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में भूख और गरीबी को कम करने के लिए, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल और गेहूं, किस पे दोस्तों? चावल और गेहूं की उपज वाली किस्मों को पेश करने में की गई थी। दोस्तों चावल और गेहूं की, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी दोस्तों, भोजन में आप जानते हैं हमारे गेहूं से ही हमारी रोटी बनती है और चावल भी हमारे लिए बहुत ही यानी कि लाभदायक होता है। और चावल हमारे लिए दोस्तों बहुत उपयोगी है, भोजन के रूप में हम चावल, रोटी और दाल यही प्रयोग करते हैं ज़्यादातर घरों में। दोस्तों आप देखे होंगे जो मध्यम परिवार होते हैं या गरीब परिवार या उच्च कोटि के, हर जगह दोस्तों चावल और रोटी ये है जो आपका भोजन हो सकता है किसी भी रूप से। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये चावल और गेहूँ हमारे दोनों लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि सबसे ज़्यादा फोकस चावल और गेहूं के उत्पादन में किया जाए, जो कि उस समय बहुत ही कम हो रहे थे। फिर दोस्तों उसमें क्रांति लाए आपके महान वैज्ञानिक बोरलॉग जी, यानी कि हरित क्रांति का पूरा श्रेय जाता है, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ के थे? मैक्सिको के थे दोस्तों, याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। मैक्सिको में यानी हरित क्रांति का प्रारंभ इन्होंने किया था, तो ये मैक्सिको के थे दोस्तों, आपके दोस्तों प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जी तो समर्पित है। और परंतु भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक माने गए एम.एस. स्वामीनाथन, और भारत में दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का प्रमुख जनक माना गया। और इन्होंने 1960 में पंजाब में दोस्तों, सर्वप्रथम पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया। लेकिन अब इसे मंदी का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे दोस्तों मंदी का सामना करना पड़ रहा है। पर दोस्तों उस समय 1960 के दशक में पंजाब में दोस्तों गेहूं और चावल की हरित क्रांति से प्रारंभ हुआ
और बहुत बड़ा योगदान रहा आपके यानी कि भारत के वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का और दोस्तों आपके ये बोरलॉग जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हरित क्रांति में। दोस्तों याद रखिएगा, हरित क्रांति भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पूछे तो दोस्तों जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, या पूछे हरित क्रांति के जनक आपको तो बोलेंगे, आप वैसे पूछे तो वो आप बताएंगे बोरलॉग जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूपी टेट की ये दोस्तों पुस्तक आ चुकी है मात्र 249 रुपये में। नेक्स्ट आपका हिंदी का इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों आइए, चावल कृषि के लिए दोस्तों 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा और 25 डिग्री से कम उच्च तापमान वाले आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। दोस्तों चावल की कृषि के लिए हमें 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा चाहिए और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से भी उच्च तापमान आदर्श जलवायु वाली दशाएं चाहिए, तभी दोस्तों चावल की खेती अच्छे ढंग से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कृषि से उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। दोस्तों कुछ क्रांतियां हैं जिन्हें जानना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में आए दिन इन क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा आपसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों श्वेत क्रांति हमारे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दूध के उत्पादन से संबंधित है हमारी श्वेत क्रांति। दोस्तों श्वेत दूध तो आप जानते हैं एकदम सफेद होता है, इसीलिए इसे श्वेत क्रांति का नाम रखा गया। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे ही अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। यानी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, यानी मैंने आपको बताया हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए हो गया। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति होता है तो दोस्तों ये फल एवं सब्जी उत्पादन या बागवानी उद्यान की कृषि के लिए कहा जाता है, माना जाता है आपका सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन। याद रखिएगा। कृष्ण या काली क्रांति आ जाए दोस्तों तो ये किससे संबंधित है? ये आपके खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। इससे काली, कृष्ण आप जानते हैं पेट्रोल काला, यानी कि पेट्रोलियम खनिज तेल जो होते हैं कुछ काले होते हैं, तो पेट्रोलियम के क्षेत्र में दोस्तों आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कृष्ण यानी काली क्रांति होती है। तो कृष्ण या काली क्रांति आपके खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्वेत क्रांति ज्यादातर पूछा गया, नीली क्रांति भी बहुत पूछा गया। तो दोस्तों नीली क्रांति याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन में दोस्तों आपका ये नीली क्रांति होती है। और बात की जाए गोल क्रांति तो आलू आपका गोल गोल होता है ना दोस्तों, आलू आपके कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। तो आलू उत्पादन के लिए आपकी गोल क्रांति, गोल यानी आलू, ऐसे याद करिए, गोल यानी कि आलू, आलू क्रांति। भूरी क्रांति की बात की जाए तो उर्वरक उत्पादन में दोस्तों आपकी भूरी क्रांति हो गई। पीली क्रांति की बात की जाए तो तिलहन उत्पादन में आपका दोस्तों पीली क्रांति, तिलहन आपका थोड़ा सा पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। रजत क्रांति तो अंडा दोस्तों, अंडा यानी कि रजत क्रांति के अंतर्गत आता है आपका अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन रजत क्रांति में, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। ज्यादातर नीली क्रांति, पीली क्रांति और गोल क्रांति भी पूछी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। एक बार दो बार इसको पढ़ेंगे या लिख लेंगे तो याद हो जाएगा कि भाई गोल क्रांति आलू गोल 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 क्रांति, पीली क्रांति तिलहन दोस्तों पीली क्रांति, नीली क्रांति नीली यानी कि आपका नीला नीला दोस्तों पानी होता है, यानी कि मछली उत्पादन, मछली हो गया भाई, पानी में क्या होता है? मछली उत्पादन होता है, ये ऐसे याद कर लीजिएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीजें आप ट्रिक बना के आप भी अपने से ट्रिक बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बना लेंगे। और दोस्तों ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जैसे और भी बच्चे जान सके, ऐसे सभी बच्चे ट्रिक बनाएं, कमेंट करें और याद करने में आसानी रहेगी। दोस्तों ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो गया है, महाबचत ऑफर, ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए तो यह कृषि संबंधी समग्र क्रांति है, नवीन कृषि नीति निर्धारित है। अमृत क्रांति की बात की जाए तो नदियों को जोड़ने की योजना दोस्तों, अमृत क्रांति के अंतर्गत किसको है? नदियों को जोड़ने की क्रांति योजना बनाई गई। सदाबहार क्रांति की बात की जाए तो कृषि उत्पादन को 2 गुना करने एवं टिकाऊ कृषि बनाने की, सदाबहार कृषि के अंतर्गत जो क्रांति आई उसका मेन उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन को 2 गुना करने की टिकाऊ कृषि बनाई जाए, ये उद्देश्य था। अमृत क्रांति नदियों को हमें भाई जो नदियां हैं, जो
जुड़ी नहीं है उनको जोड़ा जाए तो उससे दोस्तों बहुत ही फायदा होगा किसान भाइयों को। इसलिए ये किया गया अमृत क्रांति। गुलाबी क्रांति आपके प्याज उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन में के लिए माना गया, यानी गुलाबी क्रांति भी पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, या तो अगर प्याज होगा ऑप्शन में तो प्याज मार दीजिएगा, अगर झींगा है तो झींगा मछली मार दीजिएगा, ठीक है। दोनों है तो दोनों ऑप्शन में होगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति दोस्तों मांस एवं टमाटर उत्पादन, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित होती है आपकी लाल क्रांति, क्योंकि टमाटर लाल लाल होता है दोस्तों, मांस भी आपका क्या होता है, लाल होता है। तो दोनों आ जाएगा तो दोनों मार दीजिएगा आप। अगर एक पूछेगा तो दोस्तों एक ही पूछेगा, या तो मांस ऑप्शन में रहेगा या तो टमाटर रहेगा, तो टमाटर ही मारिएगा लाल क्रांति के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख कृषि बोर्ड की बात करें दोस्तों और उनके मुख्यालयों की बात करते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी हमसे बोर्ड या उनके मुख्यालय के बारे में पूछा गया, तो दोस्तों इसलिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए लाई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है दोस्तों। कभी कभी पूछ दिया गया कि बताइए जो कॉफ़ी बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों जो कॉफ़ी बोर्ड है उसका मुख्यालय आपके बंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक में है, बंगलुरु में है। रबर बोर्ड की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, कोट्टायम यानी कि केरल में है दोस्तों। कहाँ पे है, केरल में है। चाय बोर्ड की बात की जाए तो ये बोर्ड दोस्तों आपका कहाँ पे है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता में चाय बोर्ड का आपका मुख्यालय है दोस्तों वहाँ पे। और तंबाकू बोर्ड की दोस्तों बात की जाए तो ये कहाँ है, गुटरू यानी कि आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड और चाय बोर्ड। काफ़ी, रबर, चाय दोस्तों पूछा जाता है, तंबाकू भी इस बार पूछा गया, कई बार रबर, चाय बोर्ड और रबर पूछा गया है। तो दोस्तों हो सकता है इस बार तंबाकू भी बोर्ड पूछ ले, तो इसको याद रखिएगा, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मसाला बोर्ड दोस्तों। कोच्चि यानी कि केरल, जो मसाला बोर्ड है आपका कोच्चि केरल में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुख्यालय, यहाँ पे पाया जाता है आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि केरल में जो मसाले होते हैं, मसालों के उत्पादन जो होता है केरल में सर्वाधिक होता है। मसालों का उत्पादन आपका दोस्तों, लाल मिर्च हो गई और भी चीज़ें हैं मसालों से संबंधित, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके केरल में उत्पादन होती हैं। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड की बात की जाए तो यह नई दिल्ली में दोस्तों यानी कि दिल्ली में होता है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात की जाए तो कहाँ पे है, ये पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। तो ये मुख्यालय है, ये आपका राष्ट्र। मसाला बोर्ड याद रखिएगा कोची, क्योंकि मसाला केरल में यानी कोची यानी केरल। और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है दोस्तों। इलायची की जो खेती होती है वो पहाड़ियों के, जो इलायची की खेती होगा यहाँ पे दोस्तों, इलायची की जो खेती होती है, इलायची की जो खेती होती है वो पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। जो इलायची दोस्तों हमारे चाय का स्वाद बदल देती है। सुबह सुबह अगर इलायची वाली चाय मिल जाए तो क्या बात है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है आप सभी का। तो वो आखिर इलायची कहाँ उत्पादन होती है, मन में प्रश्न उठना चाहिए। तो जो पहाड़ियों के निचले ढाल होते हैं दोस्तों ना, निचले ढाल, तो उसमें दोस्तों वो उत्पादन होते हैं। क्योंकि इलायची के जो होता है दोस्तों पेड़ में, उसमें ना पानी लगना चाहिए, क्योंकि बस थोड़ा बहुत पानी जितनी आवश्यकता है वो लिया, बाकी पानी गिर जाने, अगर उसमें पानी लग गया तो वो खराब हो जाएगा दोस्तों पौधा। तो इसलिए तो इलायची के लिए दोस्तों निचली पहाड़ियों पे इसकी खेती होती है, बहुत ही अच्छी, क्योंकि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपसे जो पूछी जाती है। ज़्यादातर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अमृत क्रांति के बारे में, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें। अमृत क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अमृत क्रांति किससे संबंधित है। तो अमृत क्रांति दोस्तों नदियों को जोड़ने की योजना है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति कई बार पूछा गया है। तो गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे है, प्याज या झींगा मछली उत्पादन से। झींगा मछली ऑप्शन में आया है, तो झींगा मछली याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। लाल क्रांति भी या टमाटर होगा या तो वो होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ये नीली क्रांति, मैंने आपको बताया, ये उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये पूछा गया है एग्जाम में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और रजत, और दोस्तों गोल क्रांति, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों एक बार दो बार अगर आप कॉपी में लिखेंगे और अपने सामने जहां आप पढ़ते हैं वहां आपने लगा दिया, एक बार दो बार तीन बार, बस 7 डेज, ओनली 7 डेज दोस्तों आप अगर रिवाइज किए, 7 दिन आप दोस्तों चीज़ों को ऐसे रिवाइज करते गए, पढ़ते गए, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी दोस्तों, मेरा वादा है। बस 7 दिन आप ऐसी प्रक्रिया करिए, बस आप सुबह उठिए और जो चीज़ें लिखी हैं आपने उसको रिवाइज करते जाइए। अगर लिख लिया दोस्तों तब तो रामबाण हो जाएगा, अगर लिख लिया तो कभी नहीं भूलेंगे।
पर अगर ऐसे ही दोस्तों आप रिवाइज कर लिए 7 डेज से लगातार, देखिएगा आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। ये नहीं कि आप एक दिन किए फिर दूसरे दिन नहीं किए, तीसरे दिन फिर किए, चौथे दिन 5वें दिन नहीं किए, तो ऐसे भूल जाएंगे। 7 डेज लगातार कंटिन्यू दोस्तों अगर आपने किया तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये मेरा वादा है, मेरा दावा है, ठीक है। कुछ लोग कर रहे ना पढ़ा हुआ भूल जाता है, कुछ बच्चे कमेंट किए थे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपके ई बुक्स हैं, हैंड राइटिंग लिखी हुई है, नितिन सर के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई बुक्स। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों, एक बार 2 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।